सफर नहीं तय कर पाते। मिसाल के तौर पर आज जिस कार्यक्रम की जरूरत सोशल मीडिया से जुड़े हर एक शख्स के लिए है, और उनमें भी जो पहली पीढ़ी के लोग हैं जिनके हाथ में कैमरा और माइक है और जिनके दिल में दो चीजें हैं, हिम्मत और जुनून, निडर होकर के अपने समाज, अपने सच को बोलने की हिम्मत, उस तबके के लिए जो सबसे जरूरी कार्यक्रम है वो है यूट्यूब कि दुनिया में ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना। और एक दो बार तो कोई भी कार्यक्रम किया जा सकता है, लेकिन 5वें साल लगातार ये कार्यक्रम आयोजित कर लिए गए और विपरीत परिस्थितियों में कर लिए गए। इनके पास कोई बहुत संसाधन, बहुत बड़ी कोई टीम वो नहीं है। क्योंकि मैं पहले कार्यक्रम से जुड़ा रहा और आज भी जुड़ा हूं, तो मुझे लग रहा है कि एक बधाई आप सबकी तरफ से उस पूरी आयोजन समिति को देंगे। और बातचीत हो रही है, समर ने कम कर दिया मेरा साल कि मैं 10 साल पढ़ाया था, मैं 14 साल पढ़ा और प्रोफेसर रहा, दिल्ली विश्वविद्यालय में रहा। नहीं, किताब पढ़ी, बहुत मन से पढ़ी है, कई बार उसमें जब बह जाएं तो तथ्य कहाँ याद रह जाते। तो मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूं इस पूरी आयोजन समिति का कि जिस व्यक्ति का मूल पेशा प्रोफेसर होना था, और मैं था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिलहाल मैं प्रोफेसर नहीं हूं, चाहता तो हो सकता था, बस वही एक कमी रह गई, और जिसको मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, बार बार बोलता हूं क्योंकि उससे हिम्मत मिलती है कि मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। तो आज आपके सामने खड़े उसी रीढ़ की वजह से, और मुझे लगता है कि इस बहुजन यूट्यूबर मीट का एक कामयाबी इस बात के लिए भी है कि उसने रीढ़ वाले देश भर के बिखरे अलग अलग इलाकों में काम कर रहे तमाम लोगों को एक जगह इकट्ठा कर दिया है। और मुझे जब से पता चला, कल सुमित से बात हो रही थी, तो उन्होंने भी बताया कि जो एंट्रीज आई हैं वो पूरे देश के अलग अलग कोनों से आई हैं। तो उसके लिए आप सबका स्वागत। और उम्र देखिए ना, 60 साल से लेकर के बहुत कम उम्र के नौजवानों तक एक मिश्रण है, और ये एक बहुत शानदार आयोजन इस बात का लिए है। लेकिन एक प्रोफेसर जिससे अगर आज भी आप पूछेंगे कि आपके दिल का सबसे करीबी पेशा क्या है, तो मैं आज भी कहूंगा कि मैं अपने विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होना चाहता हूं। लेकिन हाँ, चूंकि वो परिस्थितियां नहीं है इसलिए हम वहां नहीं है जहां हमें होना चाहिए था, लेकिन हम वहां हैं जहां वो नहीं होने देना चाहते, लोगों के दिलों में, लोगों के जहन में, और लोगों के यकीन और भरोसे में। और इसलिए मैं आज आपके बीच में हूं। और प्रोफेसर किस बात पर सबसे बेहतर बात कर सकता है, क्योंकि पत्रकार के होना क्या है वो पत्रकारिता के पेशे से जुड़े हुए लोग आपको बताएंगे। सुमित ने अभी बताया, और भी जो वक्ता आएंगे, अभी आशुतोष जी अपनी पूरी बात कह रहे थे, तो ये उस पेशे से सीधे जुड़े हुए हैं। समर बैठे हुए हैं, ये तमाम लोग संस्थान में पढ़े हों या न पढ़े हों, लेकिन पत्रकारिता से सीधे जुड़े रहे। तो एक पत्रकार होने की तकनीकी खूबियां क्या होनी चाहिए, तकनीकी पहलू क्या होना चाहिए, वो आपको पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग बताएंगे। और मेरा कोई दावा नहीं है कि फिलहाल मैं कोई पत्रकार हूं, लेकिन जिस वक्त पत्रकार इतने बुरे हो गए कि वो जनता के बीच न जाएं, कल्पना करिए आप ऐसी पत्रकारिता कभी सोच सकते हैं कि जो देश के कथित तौर पर सबसे बड़े पत्रकार होने का दावा करते हैं, जिस झूठी टीआरपी के दम पर वो देश के सबसे अव्वल पत्रकारों में अपनी गिनती शुमार करते हैं, उन लोगों की स्थिति यह है कि वो जनता के बीच अपना माइक लेकर के नहीं जा सकते। वो अपने आम जनता जिसके दम पर वो पत्रकार बने हैं, उनके बीच अपना माइक लेकर के नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने अपना यकीन, अपना भरोसा खो दिया है। और कुछ पत्रकार तो आज की तारीख में ऐसे हैं, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश में
पत्रकार ही नहीं, प्रोफेसर भी जेलों में बंद हैं, मुकदमा झेल रहे हैं, और कुछ पत्रकार ऐसे हैं जिन्हें Z+ सिक्योरिटी मिली हुई। पत्रकार को अगर सुरक्षा की जरूरत पड़ जाए तो फिर पत्रकारिता से जुड़े हुए हर व्यक्ति को सोचना होगा। मुझे लगता है कि उस बच्चे को सुरक्षा की जरूरत है जो साइकिल पर पत्रकारिता करता था, अब उसने मोटरसाइकिल खरीद ली है और मुकदमा झेलते हुए भी बेखौफ होकर के अपनी आवाज उठाने का काम कर रहा है। तो ऐसे वक्त में पत्रकारिता पर बात करना और ऐसे एक खूबसूरत आयोजन में बात करना मुझे लगता है बहुत जरूरी पहलू इसका यह है। सुमित जब अपनी बात कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि नारद को पहले पत्रकार के रूप में पढ़ाया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे देश के विश्वविद्यालयों में ज्ञान की देवी बनाकर किसको पढ़ाया जाता है? सरस्वती को। अभी देखिए चालाकी है, पहली ट्रेनिंग मैंने यही दे दी, जो मुझे बोलना था मैंने आपसे बुलवा दिया। माइक में मेरे नाम के आगे रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। चालाकी उन्हीं को थोड़ा ही आती है कि देश के गद्दारों को फिर सामने से आवाज आई, और टीवी पर बैठकर उनका प्रवक्ता कहता है कि नेता ने थोड़ा ही बोला था गोली मारने की बात, वो तो जनता ने बोला था। समझ रहे खेल आप? सबसे बड़ा खेल आज की तारीख में कुछ है तो वो भाषा है, और उस भाषा में ही खेल खेलना होता है। प्रोफेसर अपने ढंग से खेल खेलता है, लेकिन सबसे बड़े खिलाड़ी उसके तो पत्रकार ही हैं। वसीम बरेलवी का एक शेर मुझे बहुत प्रिय लगता है, इससे भी आप समझ जाएंगे कि मैं किस दिशा में आपको अगले कुछ मिनटों में ले जाना चाह रहा हूं, कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, इसका सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, और एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने कैसे मां बाप के चेहरे से हंसी जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि कौन सी बात कहां कैसे कहना, मेरी बातचीत का यही बिंदु, कि जब आपके शैक्षणिक संस्थानों में मिथकों के जरिए कहानी सुनाई जाए कि नारद जिनका वजूद था या नहीं था यह भी प्रमाणित नहीं है और वो पहले पत्रकार है, तो देश के विश्वविद्यालयों में क्या होगा? आज जिन्हें प्रोफेसर होना चाहिए वो विश्वविद्यालयों से बाहर हैं, और मैं केवल अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे तमाम लोग बाहर हैं, और जिन्हें कोई नहीं पूछता, जिनके पास शुद्ध लिखने को कह दो तो एक पन्ना लिख नहीं पाएंगे, उनकी भाषा इतनी खराब है, उनकी समझदारी इतनी खराब है, लेकिन वो एक खास किस्म के ढांचे में शर्तों को पूरा करते हैं, तो इसलिए वो विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर ही नहीं वाइस चांसलर तक बने हुए। मेरे वाइस चांसलर का एक दिन एक फोटो आया कि उसने अपनी ऑफिस के पास एक कार्यक्रम किया, और जिसमें आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति जय श्री राम का नारा लिखा हुआ है, और उसके सामने हवन हो रही है, हिंदू अध्ययन केंद्र की स्थापना हो रही है, और उसमें बैठकर हवन कर रहा है एक कुलपति देश के सरकारी पैसे से चलने वाले एक सरकारी संस्थान का। फिर उस देश में क्या कोई निष्पक्षता उस विश्वविद्यालय के भीतर बची क्या? अब ये पत्रकारिता में बहुत आराम से यही रवैया यही चीजें चली गई। इसलिए एक तबका जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा ताकतवर है वो सत्ता के पक्ष वाला है, इसलिए वो अपनी भाषा वही बनता है जो भाषा सत्ता की होती है। एक उदाहरण से समझते हैं। विपक्षी दलों का 2024 में एक गठबंधन बना और उसने अपना नाम रखा INDIA, सोच के रणनीति बना के उसने उसका नाम क्या रखा? इंडिया। और उसने ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाई कि जब सत्ताधारी दल हमारा विरोध करेंगे तो उनके सामने दबाव होगा कि वो इंडिया का विरोध कर रहे हैं। भाषा से खेल कैसे होता है इसको आप इस तरह से उदाहरण से समझे। फिर सत्ताधारी दल के सामने ये चुनौती तो आ गई कि बिल्कुल ठीक बात है, अगर हम कोई ऐसी बात का विरोध करेंगे तो विपक्ष वाला गठबंधन सीधे कहेगा कि देखो जिनको इंडिया से दिक्कत है वो कहां चले जाएं। अच्छा, अब आप समझ गए कि वो तो यही खेल है बस। तो सत्ताधारी दल ने इसकी काट क्या ढूंढी? सत्ताधारी दल के सबसे बड़े नेता ने, और मैं नाम नहीं ले रहा हूं,
इसका मतलब आपको समझ जाना होगा कि क्लास लेने का मतलब क्या होता है। जरूरी नहीं कि हर बात वैसे ही बोल के समझाई जाए कि जब लगे कि मैं आपको समझा रहा हूं। बातचीत से भी आपको अपने काम की बात निकाल लेनी है कि कौन सी बात कहां बोलनी है और कहां बिना बोले भी उससे बेहतर काम किया जा सकता है। तो जो सबसे बड़े नेता हैं उन्होंने उसकी काट क्या ढूंढी, उसका नाम रख दिया इंडी अलायंस। ए से अलायंस, तो बाकी 4 अक्षर वो शॉर्ट फॉर्म का ही बोलते रहे और अलायंस को पूरा बोलते रहे, तो इंडिया विरोध में हो नहीं पाया। अब आप देखिए, सत्ताधारी दल के नेता ने बोला, यानी वो एक पार्टी है, और पत्रकार अपने टेलीविजन चैनल पर अपने स्टूडियो में बैठकर उसी शब्द को बोल करके सवाल पूछने लगा कि बताओ भाई इंडी अलायंस वालों, तुमने देश का भला किया या बुरा किया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये पत्रकारिता तो कतई नहीं कहलाता, क्योंकि आप एक पक्ष बन गए ना। तो कहां गया वो निष्पक्ष होना या तटस्थ होना? मेरी एक साफ समझ है, मेरी समझ ये है और मेरी गुजारिश आपसे ये है। मैं जब क्लास में पढ़ाया करता था तो अपने विद्यार्थियों से कहता था कि चूंकि हिंदी पढ़ाता था, मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी भी नहीं हूं, लेकिन राजनीति करना आता है, पढ़ना आता है, समझना आता है। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि जो राजनीति करेंगे नहीं वो राजनीति के शिकार होंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको हम अपना वैचारिक पुरखा मानते हैं, वो तो दोनों चुनाव हार गए थे। कई बार लोग कहते हैं कि नौकरी से निकाल दिए गए, और अभी आशुतोष जी जिस स्टीव जॉब की कहानी सुना रहे थे उससे ये पता चला कि नौकरी से निकाला जाना तो बड़ा शुभ होता है। आईफोन वाले को निकाला गया, बाद में जब गया तो सीईओ बना और पूरी दुनिया पर राज किया। आज भी आईफोन सबसे बड़ी एक उपलब्धि और कामयाबी के रूप में बना हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जो एक बात सबसे महत्वपूर्ण है और जिसके लिए हम उनको अपना मानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर सनसनी पैदा करने का नाम नहीं है, और भाषा में संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तीनों में दक्ष थे। कोई आप डॉक्टर अंबेडकर की पूरी लेखनी पढ़ जाएं, आपको नफरत की बू नहीं आएगी एक शब्द में। और हम उनसे इतने वर्षों बाद भी लड़ने के लिए गुस्सा का प्रतिकार जब होता है तो तुरंत हमारी भाषा पर उसका असर दिखने लगता है। क्रोध में दिखे, उत्तेजना में दिखे, भीतर का सहज भाव उसको हम रोक ना पाए। जिस दिन डॉक्टर अंबेडकर रोए थे, मैं तो उस जगह पर गया हूं, सयाजी बाग, वडोदरा, गुजरात। उस जगह का नाम वहां के लोगों ने रखा है संकल्प भूमि। केवल 10 दिन नौकरी कर पाए थे, 11वें दिन ये संकल्प ले लिया कि नौकरी हमसे ना होगी, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद 32 डिग्रियां, 4 पीएचडी में, मैं केवल 1 पीएचडी कर पाया। 4 पीएचडी के साथ 32 डिग्री और एक भी फर्जी डिग्री नहीं। भाषा में यही खेल होता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन समझ गए कि मैं किसको शायद मेरी क्लास का यही एक पहलू है जिसके लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। बिना नाम लिए भी सबसे मारक व्यंग किया जा सकता है, और कई बार नाम लेकर के अगर वो बात बोल दी जाए तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। अगर आपने उस बात को कहने का सलीका ये डेवलप कर लिया तो मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा मारक होगी। क्योंकि पिछले कई वर्षों से देश भर के कई कोनों में जाकर बोलता रहा हूं, और मुझे याद है कि जब आज से 2 या 3 साल पहले दीक्षा भूमि पर बोल रहा था, 14 अप्रैल का दिन था, और वो नागपुर में है। नागपुर के चंद मीटर दूरी पर उनका मुख्यालय है, जिनको आज सबसे ज्यादा दिक्कत बाबा साहब अम्बेडकर से है। और कुछ दिन बाद मुझे मेरे एक मित्र ने, जो परिचित थे दूर के, दिल्ली के ही कार्यक्रम में मिले, और इससे भी मैं एक बात जो कहना चाह रहा हूं वो आप तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, 2 मिनट का समय दीजिए। मैंने कहा यही बात कर लीजिए, मुझे कहीं जाना है। उन्होंने कहा नहीं, अकेले में। तो मैंने कहा ये मेरा नंबर है, आप इस पर फोन कर लीजिएगा। तो उन्होंने कहा फोन पर ये बात की नहीं जा सकती। मैंने कहा ऐसी कौन सी बात करनी है भाई? तो उसने कहा कि मैं होम मिनिस्ट्री में काम करता हूं। तुरंत मेरे कान खड़े हुए। मैंने बाकी सबको कहा कि आप यहीं ठहरे, मैं इनसे अकेले बात करके आता हूं। और फाइल उन्होंने दिखाई।
उन्होंने कहा कि जिस दिन आपका वो भाषण हुआ था उस दिन हमें ये काम दिया गया था 48 घंटे में, खोज करके वो पॉइंट निकाल के बनाओ जिस पर मैं इन पर मुकदमा कर सके। मुझे नहीं पता, मैं इसकी वैधता नहीं जानता, लेकिन उस शख्स ने जो मुझे बात कही कि आपने एक चालाकी की थी कि आपने 1.25 घंटे के अपने भाषण में सारी बात कह दी, लेकिन दो आपने बहुत बचते हुए 2 ऐसी प्रक्रिया अपनाई थी अपने भाषण में जिससे आप बच गए। पहला कि कोई भी बात आपने छोड़ी नहीं व्यंग करने, कटाक्ष करने की, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। और दूसरा, जब भी आप कोई बात कहते थे तो उसका रेफरेंस दे दिया करते थे। तो बात जो मेरी होनी थी वो किस पर ट्रांसफर हो गई? ज्योतिबा फूले पर, डॉक्टर अंबेडकर पर, पेरियार पर, और उन पर तो मुकदमा न तो किया जा सकता है और न भी उतनी हिम्मत है। और इसलिए मुझे वो सबक मिला। और वैसे ही मैं भाषा विज्ञान का विद्यार्थी रहा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी हिंदी पढ़ी, पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी का गोल्ड मेडलिस्ट रहा। जब तक नौकरी में था ये बात नहीं बताता था, लेकिन अब हर मंच से बोलता हूं। और क्यों बोलता हूं पता है? एक जगह मुझे महाराष्ट्र में गया था तो मुझे किस्सा मिला। एक बार डॉक्टर अंबेडकर के पास, मुझे लगता है लेट 50s की बात होगी, एक व्यक्ति गया और उसने कहा कि बाबा साहब, मैं अपने बस्ती का, अपने पीढ़ियों का, अपने पुरखों के बीच पहला व्यक्ति हूं जो IAS बन गया। उस जमाने में IAS हुआ करता था, तो आपकी कुछ मदद करना चाहता हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने बोला कि क्या मदद करोगे, तो हमारे घर जाते हो, गांव जाते हो अपनी बस्ती में? उसने कहा नहीं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हर 15 दिन, महीने पर अपनी बस्ती में जरूर जाया करना, और जो सरकारी गाड़ी मिली है, जो बत्ती मिली है, और जो ड्रेस अपना सूट बूट पहनकर, वो पहनकर जाया करना, और कोई काम नहीं, ताकि तुम्हारे समाज के लोग देखकर ये महसूस करें कि वो हमारे बीच का है, और जब वो इतना ताकतवर हो सकता है तो हम भी क्यों नहीं हो सकते। तो फिर हमें तो अपनी ताकत बतानी होगी। और हम ये जानते हैं कि जिस समय जंगे आजादी चल रही थी, इस देश के बड़े नेता कपड़ों का त्याग कर रहे थे जिनका अपना पक्ष था, और डॉक्टर अंबेडकर सूट बूट पहन करके खड़े थे ताकि मेरे समाज के लोग देख करके वो कॉन्फिडेंस लें कि कपड़ा बनाया हमने, इसको पैदा किया हमने, समाज बनाया हमने, खेत खलिहान बनाए हमने, इमारतें बनाई हमने। तो फिर हम उसका उपयोग क्यों ना करें? क्योंकि कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि मेरे जूते की कीमत भी बताई जा रही थी, और सुमित भाई तो इसके शिकार बहुत होते रहे हैं कि भाई पहली पीढ़ी का पत्रकार है, जहाज में घूमता है, अच्छा कपड़ा पहनता है। ये उस पत्रकारिता की शर्त है। अब ये पहलू क्या है? भाषा से जुड़ा हुआ है कि जब उस व्यक्ति ने कहा कि आपने रेफरेंस देकर के कोई कोट किया, मुझे लगता है कि आज की तारीख में जब ये नौजवान बोल रहा था कि 2 मुकदमे उस पे हुए तो हमारे पे भी हैं, लेकिन अब वो मुकदमे सामाजिक और इस तरह की चीजों के होते। इससे किसी को ये ताली बजवा करके सेमिनार में प्रोत्साहित नहीं कर देना है कि ये यूट्यूबर मीट के बाहर जब लोग निकले तो बाकी सब पूछे कि यार हमारे पे मुकदमा नहीं हुआ, लगता है अच्छी पत्रकारिता नहीं कर रहे था। यहां नहीं ले जाना है इस बातचीत को। मुकदमा होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन गर्व की भी बात नहीं है। हम अगर हक और सच की बात करेंगे, और मैं कहते हुए कह रहा हूं, मेरे ऊपर भी है, लेकिन मैं ये जानते हुए कह रहा हूं कि ये इसे बुलाना नहीं है, बच करके। और जो पूरे 2 दिन की ट्रेनिंग में मुझे लगता है सबसे बुनियादी पहलू इसका यही है, मुकदमा होने से बचाने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, उसका एक हिस्सा इन दोनों वक्ताओं ने कह दिया, उसके तकनीकी पक्ष को, कि आप खबर कैसे बनाएं, कहां से उसकी वैधता लें, कहां से उसे पुष्ट करें कि वो गलत ना हो। मैं आपसे भाषा वाले सेगमेंट में केवल ये कहना चाहता हूं कि वो सारा आधार जो आपको मुकदमे या विरोध या उत्तेजना से बचाएगा और आपकी पत्रकारिता की गुणवत्ता को बेहतर करेगा, वो आपकी भाषा है। और उसमें बचने का तरीका यह है कि हम उद्धरण देकर, कोटेशन की तरह अपनी बात क्यों ना कहें। मैंने एक भाषण मेरा बहुत वायरल हुआ, जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, जैसे कपड़े का काम करना धोबी का धर्म नहीं धंधा है, और उसमें जोड़ते जाइए। मैं तो कई बार भाषण में वो खेल करता हूं, क्योंकि वो गलत तो है नहीं, मंशा वही है। वैसे ही दान दक्षिणा पर
नहीं, हमने वो भी नाम नहीं लिया था। यही मैं चाह रहा था कि आप ये बोले। महात्मा फूले ने अगर लिखा है तब मैं बोलूंगा, और अगर फूले ने नहीं लिखा है उसके बाद मैं बोल दूं और नीचे लिखूं ज्योतिबा फूले, तो फिर रेफरेंस तो देना पड़ेगा कि कहां बोला। एक बार मेरे ही ऊपर एक बात आ गई थी। तो ये करना है कि मुझे लगता है मुश्किल से मुश्किल बात, कड़ी से कड़ी बात, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या पत्रकारिता की, उसे भी अगर मौका मिले तो अपने वैचारिक पुरखों के किसी किताब से, किसी उद्धरण से कोट करके क्यों ना अपनी बात कह दी जाए, और जो बात आपके ऊपर नहीं आएगी अपने उन नायकों के ऊपर आएगी जिनकी मूर्ति पर माला वो भी पहनाते हैं, जो आपको जेल में डालने की बात करना चाहते हैं। और दूसरी बात कि बिना नाम लिए भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, इसलिए मैंने जो बिंदु बनाए हैं उसमें यह है कि खबर क्या है ये पत्रकार आपको बताएंगे, लेकिन खबर कैसे कहनी है, कैसे उसको लोगों के बीच कहना है, उसे तो आपको तय करना होगा, वो डेवलप करना होगा। किसके लिए खबर बना रहे हैं? अगला बिंदु, इससे तय होगा कि आपकी भाषा क्या होगी। मिसाल के तौर पे अब मैं खुद को लोगों के बीच जाते हुए महसूस करता हूं कि हर जगह बोलना, मैं बोलने के लिए जाना जाता हूं, लेकिन मैं लिखता हूं और उससे ज्यादा मैं पढ़ता हूं। और ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, ये आपके लिए कहना चाहता हूं कि भाषा तब तक अच्छी नहीं होगी जब तक आपके पढ़ने का प्रतिशत आपके बोलने और लिखने से दुगना ना हो। 15 मिनट का एक शो बनाने के लिए, और चूंकि सुमित ने आयोजित किया है तो रेफरेंस सुमित का ही ले लेते हैं। सुमित वो शुरुआती लोगों में है जो एक प्रोफेसर को बिगाड़ने में इनकी बड़ी भूमिका है कि आप भी अपना एक चैनल बना लो, इतना अच्छा बोलते हो, और सारा तकनीकी पहलू तो इन्होंने ही समझाया, और ऐसे एक दो और मित्र थे। इसी से नौकरी गई ना। लेकिन मैं कहूंगा कि नौकरी जाने के बाद उसी से तो सामने खड़ा हूं ना। आज तक इतना साल भर हो गया, 1 साल होने वाला है, नौकरी गई, लेकिन चेहरे पर न मुस्कुराहट कम हुई, न कभी किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ा। क्योंकि वो एक चीज थी जो नौकरी जाने के लिए, क्या यूट्यूब चैनल नहीं बनाते तो किसी और बहाने से चली जाती, शर्त कुछ और थी उनकी। लेकिन हाँ, वो जो चैनल बनाया उसमें मेरा कामयाब होना इसलिए है, मैं अभी भी अपने को कामयाब नहीं मान रहा हूं, क्योंकि कामयाबी कोई मंजिल नहीं है, वो एक सफर है, और हम सब अभी एक सफर में हैं। आपके 1 मिलियन हो जाएं यूट्यूब पर, ये एक बड़ी कामयाबी नहीं है। मुझे लग रहा है कि अगर, मुझे आज भी याद है कि सुमित उस पूरे फ्रेमवर्क को जब हम लोग बना रहे थे और मेरे मन में था, कोरोना था, ये 5वां बहुजन यूट्यूबर मीट है, तो आप इससे जोड़ लीजिए कि पहला कब हुआ होगा, और ऑनलाइन हुआ था। और इसलिए मैंने कहा कि 5 साल निरंतर लगातार इस बहुजन मीट को यहां तक आपके बीच में ले आए। तो सबसे बड़े यूट्यूबर बहुजन लोगों के बीच सुमित नहीं है, और भी लोग बहुत बड़े बड़े हैं, उन्होंने और भी बहुत बड़े बड़े काम किए होंगे, लेकिन इतने बड़े समुदाय को देश भर से इकट्ठा करके 5वीं बार लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम चला करके अपने जैसे और कई लोगों को बनाने में अपनी भूमिका निभाने के लिए इनको बधाई देना। और मैं भी ये चाहता हूं कि आज जरूरत इंडिविजुअल की नहीं है, एक लक्ष्मण यादव से कुछ भी नहीं होने वाला। हम कितने भी बड़े हो जाएं, फूले, अंबेडकर, पेरियार के सामने तो कुछ भी नहीं होंगे। और वो लोग क्या करते थे, वहां मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं। डॉक्टर अंबेडकर पढ़ते थे, जितना लिखा है उससे कई गुना ज्यादा उन्होंने पढ़ा है। और मैं आपसे एक सवाल करूं कि पिछले 1 महीने में कितने लोग ऐसे हैं जो ये बता सकते हैं कि कोई नई किताब उन्होंने पढ़ी है जो उनके सिलेबस से बाहर की, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो? मुश्किल होगा, 5% लोग भी नहीं होंगे। तो अब बंद कमरे में है, भले रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन कुछ तो अपनी आलोचना बनती है ना, और हम ही करेंगे ना, आप हमारी करेंगे, हम आपकी करेंगे, और दिल बड़ा करके उसको सुनना चाहिए। अगर पिछले 1 महीने में, 2 महीने में हमने कोई नई किताब नहीं पढ़ी, केवल व्हाट्सएप, केवल फेसबुक, केवल ट्विटर से पत्रकारिता, माफ कीजिए, कतई नहीं होने वाली। फिर वही भाषा होगी जो उनकी थंबनेल क्लिक करने से ज्यादा चलती है। आप रात में सोते हैं, सुबह सरकार गिर जाती है और फिर बन जाती है। अब ये चुटकुला ही हो चुका ना। बावजूद इस चुटकुले के
व्यूज का दबाव होता है। और हम जानते हैं कि आपको भी, मैं तो अब तो यूट्यूब के दुनिया में हूं, और हाँ दूसरा काम लिखने का कर रहा हूं। एक और किताब मेरी आने वाली है। पहली किताब तो प्रोफेसर की डायरी लिख दी, उसके बहाने ये पता चले कि विश्वविद्यालयों के भीतर क्या हो रहा था, ये भी बोलने की हिम्मत कोई बहुजन नहीं कर रहा है। सोचिए, अब मैं दूसरी जो किताब लिख रहा हूं उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ने का मेरा मन है, और मैं उसी में अपना ज्यादा वक्त लगा रहा हूं। बाकी बोलना और इस तरह के कार्यक्रमों में आना वो हमारा एक हिस्सा है। और जब पढ़ रहा हूं तब मुझे लग रहा है कि मेरी भाषा कितनी खराब थी। और मैं ईमानदारी से आपको अपनी बात कह रहा हूं, जब उस पहले कोविड के समय मैंने ये शुरू किया, उसके पहले हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में स्टडी सर्किल चलाया करते थे। और दिल्ली विश्वविद्यालय में 6 दिसंबर 2016 को हमने पहला कार्यक्रम किया था बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर, उस स्टडी सर्किल का। फिर उसके बाद ज्योतिबा फुले के ऊपर कार्यक्रम किया, फूलन देवी के ऊपर कार्यक्रम किया उस विश्वविद्यालय में। और तब से इस वो जो नौकरी जाने में है ना, इन सब की बड़ी भूमिका है कि दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी जगह जो मंडल विरोधी आंदोलन का गढ़ रहा हो, उस जगह पर फूले, अंबेडकर, पेरियार पर हमने स्टडी सर्किल चलाया था। और 2016, 17, 18, 19 तक चलाया। बड़े बड़े आंदोलन वहां किए, जिसमें से एक था रोस्टर आंदोलन। और आज भी खोज कर देखिएगा, इतने यूट्यूबर्स हैं, खबरें हर जगह मिलेंगी, लेकिन रोस्टर आंदोलन पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का काम सुमित ने किया था। और आज भी इनके चैनल पर रोस्टर आंदोलन की डॉक्यूमेंट्री मौजूद है। 2 अप्रैल के भारत बंद के समय क्या हो रहा था, दिल्ली विश्वविद्यालय में हमने वो काम किया। और ये सब करते हुए हमने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा था, फुले को पढ़ा था, पेरियार को पढ़ा था। लेकिन जब कोविड आया तो हमने उस समय का सदुपयोग करने की यही कोशिश की कि एक बार फिर से अपने उन आइकॉन्स को पढ़ते हैं जिनकी वजह से आइडिया ऑफ इंडिया हमारा ऐसा बना है, या इसमें और कैसा बनना चाहिए। और यकीन मानिए, जब हमने पहली बार गुलामगिरी फिर से पढ़ी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट फिर से पढ़ा, हिंदू बनाम हिंदू फिर से पढ़े, पेरियार की लिखी हुई बातें पढ़ी, फुले की जीवनी पढ़ी, मंडल आंदोलन का इतिहास पढ़ा, और उस पर जब वीडियो बनाना शुरू किया तो कैमरे की क्वालिटी निहायत घटिया थी। अगर आज भी आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि एकदम घटिया क्वालिटी, माइक भी ठीक से काम नहीं कर रहा। मैं मतलब आप उस दिशा में कैसे ले जाऊं, आपको समय भी कम है। लेकिन जिस टेबल पर पढ़ता था उसी पर किताब रख करके, उस पर ऐसे मोबाइल रख करके बनाता था, और 10 मिनट की वीडियो में 5 बार वो मोबाइल गिर जाती थी। और उसी मोबाइल में एडिट करना। मुझे लगता है कि 99% हम सारे लोग उन्हीं रास्तों से चल करके आए हैं। आपके पास कितने लोगों के पास आईफोन है? यहां मुश्किल से 3-4 लोग हैं, 5 लोग हैं। तो ये वो जनरेशन है। फिर इसका मतलब मेरे पास था क्या जिससे मैं बोला? कंटेंट। और कंटेंट भी पुराना। गुलामगिरी पर नया आप क्या बोलेंगे? डॉक्टर अंबेडकर के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पर नया क्या बोलेंगे? डॉक्टर अंबेडकर पर सैकड़ों हजारों किताबें लिखी गई, आपके पास नया क्या है बोलने का? तो 2 ही चीज तो थी, भाषा और लहजा। भाषा और लहजा में फर्क है। भाषा यानी कि क्या बोलना था, तो कंटेंट हमने अपने हिस्टोरिकल चीज से लिया। आप रोजमर्रा की पत्रकारिता करते हैं, और आप अगर मेरी भाषा सुन रहे होंगे तो आपको महसूस हो रहा होगा कि मैं हिंदी उर्दू मिक्स बोल रहा हूं। ये मेरी भाषा है, और मुझे लगता है कि ये मिश्रण, इसीलिए ये जो बिंदु जिस पर मैं बोलना चाह रहा हूं, किसके लिए आप बोल रहे हैं। तो जब मैंने अपने चैनल पर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पर वीडियो बनाई, गुलामगिरी पर वीडियो बनाई, तो मैंने केवल एक कोशिश की, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्यों ना उसकी भाषा, उसके लहजे में बात करूं। वहां विद्वता दिखाने का कोई अर्थ नहीं। इसलिए शब्दों का चयन निहायत सामान्य किया, जिससे लोगों को बोलचाल में समझ में आए। और फिर आज भी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वीडियोस में से गुलामगिरी और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट वाली मेरी वीडियो, वो भी मिलियंस के ऊपर देखी गई। इसका मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, वो ये कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं रोजमर्रा की, आपको गुलामगिरी पर नहीं बात करनी है, जायज। लेकिन आप जो कंटेंट रोज बना रहे हैं, उसमें किसके लिए आप संबोधित कर रहे हैं, अगर ये आपने पकड़ लिया तो उसके पहले का बैकग्राउंड आपके काम आ जाएगा। किताब पढ़ने का, अपनी भाषा को बेहतर करने का। और एक सुझाव मैं दूं, मैंने उस समय उसको अपनाया था, पूरी स्क्रिप्ट अगर न लिख पाए, किसी और को कॉपी कतई मत करिएगा।
अगर कॉपी करते तो समर राज की शैली सुमित चौहान से अलहदा कतई न होती, और दोनों की अपनी शैली है, बिल्कुल अलग है। मेरी शैली बिल्कुल अलग है, और मैं फिर से कह रहा हूं कि मैंने अब तक जितना बोला है, जितना लिखा है, उसमें कोई ऐसा नई थ्योरी तो मैंने डेवलप कर नहीं की जो फूले अम्बेडकर पेरियार ने डेवलप नहीं की। फिर हमारी पहचान किस बात की है कि उस बात को किस तरीके से आप आसान करके लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो।